डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी किडनी को लेंथ वाइज कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं, तो जो हमें इसका सेक्शन ऑब्टेन होता है इसको बोलते हैं LS का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये आपके सामने किडनीज़ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ किया गया है, जिसमें अप से डाउन यानी वर्टिकली किडनी को कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को शो किया गया है। इसके जो मेन इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें ये जो पेरिफेरल इसका बाहर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज़ नोन एज रीनल कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है। और ये पार्ट होगा रेडिश कलर का जो आउटर पोर्शन है इसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। जो इसका इनर पार्ट है इसको बोला जाएगा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला पेल येलोइश इन कलर है। तो किडनी डिस्टिंक्टली दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, एक आउटर रीजन जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन जिसको बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में आप देख सकते हैं कि कुछ पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स की जो टिप है या एपेक्स है, ये सारे रीनल पायरामिड्स की टिप्स या एपेक्स हैं, दे ओपन्स इनटू अ कैविटी विच इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। कैविटी इनसाइड द किडनी इज़ नोन एज रीनल पेल्विस इसको कहा जाता है। तो रीनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है, रीनल मेडुला इनर पोर्शन है। रीनल मेडुला में क्या पाए जा रहे हैं? रीनल पायरामिड्स पाए जा रहे हैं और इसके अंदर जो कैविटी है इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। पेल्विस में यूरिन कलेक्ट होता है और पेल्विस की कंटिन्यूएशन को विच टेक द यूरिन आउट ऑफ द किडनी अवे फ्रॉम द किडनी इसको बोला जाता है यूरीटर। इट विल बी कॉल्ड एज यूरीटर इसको कहा जाएगा। कैविटी का नाम पेल्विस है, इस कैविटी की कंटिन्यूएशन का नाम यूरीटर है। जिस कनकेव साइड से ये यूरीटर अपीयर होगा इस कनकेव साइड को बोला जाएगा हाइलस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने हाइलस और पेल्विस में डिफरेंस याद रखना है, दोनों एक चीज़ों का नाम नहीं है। किडनी के अंदर पाई जाने वाली इस कैविटी को, इस स्पेस को कहा जाता है रीनल पेल्विस जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। हाइलस बोलते हैं डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी, या किडनी की वो साइड जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है वहाँ जो डिप्रेशन पाया जाता है इसको हम बोलते हैं हाइलस। हाइलस से किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरीज और किडनी से ब्लड वापस ले जाने वाली रीनल वेन्स किडनी में एंटर और लीव करती हैं। जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और जो किडनी से ब्लड अवे लेके जाएगी इसको बोलेंगे रीनल वेन। तो वो पार्ट जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी में दाखिल होती है, रीनल वेन किडनी को लीव करती है और यूरीटर किडनी को लीव करता है, इस डिप्रेशन को, इस कनकेव साइड को बोला जाता है हाइलस। वाइल द कैविटी इनसाइड द किडनी इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। ये तमाम किडनी एक वाइट फाइब्रस कॉर्ड के अंदर लिपटा होता है जिसको हम नाम देते हैं रीनल कैप्सूल का। दिस वाइट फाइब्रस शीथ इन विच किडनीज आर एनक्लोज्ड और प्रोटेक्टेड इज नोन एज रीनल कैप्सूल इसको कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में यही पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। डिस्टिंक्टली इसके दो रीजन्स हैं, आउटर रीजन डार्क रेडिश कलर का रीजन, इसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स। इनर पार्ट जो कि पेल येलोइश कलर का है इसका नाम है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के बॉर्डर पर कुछ पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहा जाता है रीनल पायरामिड्स, और इनके अंदर ये तमाम स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर इसकी जो टर्मिनल एंड बना रही है इसको बोलते हैं एपेक्स। ऑल दिस एपाइसिस ओपन्स इनटू अ कैविटी विच इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कंटिन्यू टू लीव द किडनी एंड इज़ नोन एज यूरीटर, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाए उस डक्ट को यूरीटर बोलते हैं।
और कनकेव साइड का वो डिप्रेशन जहाँ से यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन किडनी में एंटर एंड लीव कर रहे हैं, इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। और ये पूरा किडनी जिस शीट के अंदर इनक्लोज्ड है, इसको कहा जाएगा रीनल कैप्सूल। और ये जो किडनी की आप इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम देख रहे हैं, ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जिसको लेंथ वाइज कट किया गया है। LS से मुराद यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स किडनीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बाद अब हम मूव करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़ की तरफ, जिन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। डियर स्टूडेंट्स, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को बॉडी में फ़िल्टर करता है और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। किडनी के अंदर जो लॉन्ग ट्यूब्यूल इस फंक्शन के लिए फंक्शन को परफॉर्म करती है, इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चरल पार्ट या ट्यूब्यूल जो किडनी में फिल्ट्रेशन का, एक्सक्रीशन का फंक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस ट्यूब्यूल को बोला जाएगा नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन की ये डेफिनेशन हो सकती है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर नोन एज नेफ्रॉन। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, किडनीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फाइन ट्यूब्यूल्स विच आर मिक्सड विद द ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी छोटी छोटी हज़ारों लाखों ट्यूब्यूल्स जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ किडनीज में मिक्सअप हुई होती हैं, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को इनकी लोकेशन के एतबार से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये वो नेफ्रॉन है जो किडनी के कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स से मुराद है आउटर रीजन में पाई जाती हैं। ये टोटल नेफ्रॉन में ज़्यादा होती हैं। 80 to 85% of the nephrons are cortical nephron, which are arranged along the border of the kidneys, in the outer region of the kidneys या in the cortex में पाए जाते हैं। दूसरी वो नेफ्रॉन है जो कि लोकेटेड होती हैं, मेडुला में नहीं कहना, ये लोकेटेड होती हैं एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर लोकेटेड हों, इनको कहा जाता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये टोटल नेफ्रॉन का 15 से 20% होते हैं। एंड दीज नेफ्रॉन्स आर इंस्ट्रूमेंटल in production of concentrated urine। ये वो नेफ्रॉन है जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 80 to 85% हैं, मोस्टली हैं, मेजॉरिटी हैं, किडनीज़ के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ये ना कॉर्टेक्स में है ना मेडुला में है, इनका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स और कुछ मेडुला में है। इट मीन दे आर एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ये 15 से 20% हैं, बट दे आर इंस्ट्रूमेंटल, दे प्ले स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर को बॉडी में कंजर्व करने के लिए। अब अगर हम इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की लोकेशन इस डायग्राम में देखें, तो इस आउटर रीजन को आप देख सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के करीब जो नेफ्रॉन मौजूद है, इसका बोमेन कैप्सूल, इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसका लूप ऑफ हेनले, इसकी डिस्टल ट्यूब्यूल, ये इसके तमाम पार्ट्स, वो नेफ्रॉन जिसके तमाम के तमाम पार्ट्स कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, इसको कहा जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ऑन द अदर हैंड वो नेफ्रॉन जिसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है और कुछ हिस्सा इसका मेडुला में है, इस नेफ्रॉन को कहा जाएगा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर हैं, ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, और ये जो बिल्कुल किडनीज़ के बॉर्डर पर आउटर पोर्शन के अंदर हैं, इनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इनको कहा जाता है।
इसके बाद हम नेफ्रॉन के मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट्स और उनकी ब्लड सप्लाई की तरफ मूव करते हैं। तो नेफ्रॉन्स की टाइप के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेफ्रॉन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट इसमें मौजूद है वो एक कप शेप पार्ट है, एक कप लाइक पार्ट है जिसको नाम दिया जाता है बोमेन्स कैप्सूल का। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नेफ्रॉन का है वो इस तरह का एक कप शेप पार्ट है, प्याला नुमा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब ये बोमेन कैप्सूल इसको नाम दिया गया है जिसने इसको डिस्कवर किया, बोमेन पर्सन का नाम है, वहाँ से इसका नाम रखा गया है। इसकी ये जो सबसे इनर मोस्ट सेल्स की लेयर आपको नज़र आ रही है, एपिथेलियल सेल्स, ये इसके फंक्शन में एक बहुत ही अहम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स मगर इनको कहा जाता है पोडोसाइट्स। इनकी ख़ास बात यह है कि इन पोडोसाइट्स के दरमियान जो खाली जगह हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर का मतलब होता है स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, ये यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर ज़्यादा हैं। तो इनर वॉल बोमेन कैप्सूल की पोरस है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बोमेन कैप्सूल की वॉल में जो पोर्स हैं वो कौन बनाते हैं, तो इनको एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं। उन एपिथेलियल सेल्स का नाम है पोडोसाइट। तो नेफ्रॉन का पहला हिस्सा जो कि एक कप शेप पार्ट है, एक प्याला नुमा हिस्सा है, इसको नाम दिया जाएगा बोमेन्स कैप्सूल का, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर है उन सेल्स को कहा जाएगा पोडोसाइट्स। इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस वाइड हैं जो इनके फंक्शन को परफॉर्म करने में यहाँ पर मददगार होंगे। इसके बाद एक कॉन्वुलेटेड पार्ट यहाँ पर आता है, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट का। फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट को कहा जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, या सिर्फ आप इसको प्रॉक्सिमल टिब्यूल भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल भी कह सकते हैं, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं PCT से। तो बोमेन कैप्सूल के बाद जो इमीडिएट वेरी नेक्स्ट पार्ट है ये है PCT। PCT का फुल नेम है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, या फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद ये टिब्यूल डाउनवर्ड चली जाती है, और जब ये डाउनवर्ड जाती है तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसका डायामीटर कम होने की वजह से हम इसको थिन लिम्ब भी कहते हैं। जब ये ही टिब्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो इसका कंपैरेटिवली डायामीटर बढ़ जाता है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है थिक टिब्यूल का। फिर अनदर एक और यहाँ पर कॉन्वुलेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं पहला कॉन्वुलेटेड हिस्सा है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये दूसरा कॉन्वुलेटेड पार्ट है, इसको कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बिटवीन ये जो यू शेप पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर ये हेनले भी पर्सन का नेम है, इसलिए हमेशा इसका H कैपिटल लिखा जाएगा। अब इसमें वो लिम्ब जिससे फ्लो डाउनवर्ड है इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले का ज़्यादातर पार्ट डायामीटर में बारीक है, इस वजह से इसको थिन लिम्ब का नाम भी दिया जा सकता है। ये तकरीबन आलमोस्ट सारा कम डायामीटर वाला है, तो डिसेंडिंग लिम्ब बोल दें या थिन लिम्ब बोल दें एक ही बात है। वो लिम्ब जो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसको एक तो नाम दिया जाएगा असेंडिंग लिम्ब का, डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से इसको कहा जाएगा थिक लिम्ब। तो इसका डायामीटर ज़्यादा है इसलिए इसको थिक लिम्ब बोला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आपने देखा इसका बोमेन्स कैप्सूल है, फिर इसका दूसरा पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी डक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के नेफ्रॉन अपना यूरिन पास करते हैं सारा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर।
कलेक्टिंग डक्ट में एक नहीं बल्कि बहुत सारी नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होती हैं। ये सारी ब्रांचेस यही इंडिकेट कर रही हैं कि इनके साथ बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारी डिस्टल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड हैं। एंड इट ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस। ये किडनी के रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं। इस पार्ट को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक DCT तक ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं। उसके बाद ये सारी नेफ्रॉन्स ओपन होती हैं इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड दीज कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई पर कि इसमें ब्लड कहाँ से आता है। वो नेटवर्क कैपिलरीज का जिसको बोमेन कैप्सूल ने सराउंड किया होता है, ये एक बॉल लाइक पार्ट है कैपिलरीज का। इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस का, प्लूरल इसका ग्लोमेरुलाई है। और ये बोमेन कैप्सूल अलोंग विद दिस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रीनल कार्पसल्स। ये दोनों कलेक्टिवली रीनल कार्पसल्स कहलाते हैं। बोमेन कैप्सूल में ब्लड कहाँ से आता है? वो आर्टीरियोल्स जो ब्लड को बोमेन कैप्सूल की तरफ लेकर आती हैं, इनको कहा जाता है एफेरेंट arterioles. Those vessels which carry blood towards the glomerulus, they are known as afferent arterioles, and which take blood away from the glomerulus. जो glomerulus से blood को away लेकर जाएंगी, इसको कहा जाएगा efferent arterioles. ये स्पेलिंग में फ़र्क है, ये efferent E से स्टार्ट हो रहा है और पहले वाला afferent A से स्टार्ट हो रहा है। तो afferent arterioles will carry blood towards the glomerulus, efferent arterioles will carry blood away from the glomerulus. ये efferent arterioles बैक साइड पर मूव करते हुए प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर लेंगी। वो कैपिलरीज जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर लें, इनको कहा जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज ही डिसेंड होकर लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती हैं और इनका वो पार्ट जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करे इसको कहते हैं वाजा रेक्टा। एन एडिशनल क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज ओवर द लूप ऑफ हेनले इज नोन एज वाजा रेक्टा। ये वाजा रेक्टा मिलकर यहाँ से बनाते हैं वेन्यूल्स। स्मॉल वेन्स को कहा जाता है वेन्यूल्स, एंड दीज वेन्यूल्स विल कंबाइन टू मेक रीनल वेन विच कैरी ब्लड बैक फ्रॉम द किडनी, जो किडनी से ब्लड को वापस ले जाते हैं। तो इसकी ब्लड सप्लाई के जो मेजर पार्ट्स हैं उनके अगर हम नामों की बात करें, एफेरेंट आर्टीरियोल्स, ईफेरेंट आर्टीरियोल्स, फिर इन दोनों के बिटवीन क्या है ग्लोमेरुलस जिसका प्लूरल ग्लोमेरुलाई है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, वाजा रेक्टा है। डियर स्टूडेंट्स, इनके नाम हमने देख लिए, अब हम इनके इंडिविजुअली फंक्शन भी देख लेते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल्स अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो हम कहेंगे दोज आर्टीरियोल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस आर नोन एज एफरेंट आर्टीरियोल्स। इसके बाद आते हैं ग्लोमेरुलस, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज which is surrounded by the Bowman capsule is known as glomerulus. तीसरे नंबर पर efferent arterioles आते हैं which carry blood away from the glomerulus, इनको कहा जाएगा efferent arterioles. Branches of the efferent arterioles which surround the proximal and distal convoluted tubules are known as peritubular capillaries. And a cluster of capillaries around the loop of Henle is known as vasa recta. तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन में इन्वॉल्व हैं और उनके ऊपर कौन कौन से पार्ट से इनको ब्लड सप्लाई मिल रही है। अगर हम इसी डायग्राम में
इस पार्ट को, लाइन को यहाँ से लेबल कर दें और इस हिस्से को हम बोलें कि ये कॉर्टेक्स है किडनी का, और इस हिस्से को कहें कि ये किडनी का मेडुला वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है, कुछ हिस्सा मेडुला में है। यानी हम कहेंगे कि ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में भी नहीं है, मेडुला में भी नहीं है, बल्कि कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर है। और ऐसी नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर या जंक्शन पर हो, इसको कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के कुछ हिस्से कॉर्टेक्स में हैं, कुछ मेडुला में। इसके वो पार्ट जो कॉर्टेक्स में है वो 3 पार्ट्स हैं। बोमेन्स कैप्सूल, इसका आप देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये भी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है। इसके वो पार्ट जो मेडुला में है, कॉर्टेक्स में नहीं है, वो पार्ट है इसका LOH। LOH से बनता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले इसका आप देख रहे हैं कि ये सारे का सारा मेडुला की तरफ है। और इसका वो पार्ट जो कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है, वो इसका पार्ट जो इन दोनों पार्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बोथ पार्ट्स पे है, इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। तो कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में भी हैं, कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में भी हैं। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स सिर्फ कॉर्टेक्स में ही होते हैं। बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले सिर्फ मेडुला में होता है और इनकी कलेक्टिंग डक्ट दोनों में होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, तो उसके सारे के सारे पार्ट ही कॉर्टेक्स में होते हैं। उसमें बोमेन कैप्सूल भी शामिल है, लूप ऑफ हेनले भी शामिल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल भी शामिल है, कलेक्टिंग डक्ट्स भी उसमें शामिल हैं। तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो सारी की सारी ही किसमें है, कॉर्टेक्स में है। तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर और इसकी ब्लड सप्लाई को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन के बारे में। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर एंड ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन के बाद अब हम मूव करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पर। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन 3 मरहलों में मुकम्मल होता है, जिसमें पहला मरहला जो है वो है फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन का भी नाम दिया जा सकता है। अल्ट्रा और प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम भी दिया जा सकता है। उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस एक सेपरेटिंग टेक्निक है, जिसमें चीज़ों को फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा किया जाता है। ताकि ये प्रोसेस जल्दी इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो जाए तो ये फ़िल्ट्रेशन की जाती है अंडर प्रेशर। तो नॉर्मल फ़िल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है, बट इफ़ इट टेक प्लेस अंडर प्रेशर तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है। हेयर प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से एक बात एविडेंट है, क्लियर है कि अगर ब्लड प्रेशर में वेरिएशन होगी तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में भी वेरिएशन होगी। ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा होना फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को मुतासिर करेगा, अफेक्ट करेगा। नेफ्रॉन में कहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है रीनल कार्पसल्स पर। रीनल कार्पसल्स अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कप शेप पार्ट बोमेन कैप्सूल और उसके अंदर पाए जाने वाले क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को मजमूई तौर पर कहा जाता है रीनल कार्पसल। तो पहला मरला यूरिन फॉर्मेशन का या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन है, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू इन द ब्लड प्रेशर, ड्यू टू ब्लड प्रेशर। और ये प्रोसेस नेफ्रॉन में कहाँ होता है? रीनल कार्पसल पर ये प्रोसेस होता है। इस चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल में ये जो इनर सेल्स की लेयर हैं इसको हम बोलते हैं
पोडोसाइट्स, और हम पीछे पढ़कर आए हैं कि इनके दरमियान जो खाली जगह हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, जिससे मटेरियल गुज़र सकते हैं। और इनके अंदर जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जिस आर्टीरियोल के ज़रिए ब्लड आएगा, इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल, और जिससे अवे जाता है, इसको कहते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट आर्टीरियोल्स का डायामीटर ज़्यादा होता है और इफेरेंट आर्टीरियोल्स का डायामीटर कम होता है। इसका मतलब है कि जब एफेरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आएगा और वो किस में इकट्ठा हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड के आने की रफ्तार ज़्यादा होगी, यहाँ से वापस जाने की रफ्तार कम होगी, क्योंकि इफेरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर कम है और एफेरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का कुछ हिस्सा ब्लड कैपिलरीज से और पोडोसाइट्स की इंटरसेलुलर स्पेसिस से निकलकर बोमेन कैप्सूल की इस कैविटी के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसको कहा जाता है ल्यूमेन। जो मटेरियल ब्लड, जिन चीज़ों का साइज़ इन पोर्स के साइज़ से छोटा होगा वो तो फ़िल्टर हो जाएंगी, यानी जो चीज़ें गुजर जाएंगी वो फ़िल्टर हो गई। जिन चीज़ों का साइज़ इन पोर्स के साइज़ से छोटा होगा वो फ़िल्टर नहीं हो पाएंगी। तो तमाम वो मटेरियल जो इस बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन में दाखिल हो जाएंगे, इनको हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, या इसको बोमेन्स फिल्ट्रेट भी कहते हैं। बोमेन्स फिल्ट्रेट कह दें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह दें, एक ही बात है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो बोमेन्स फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अपीयर नहीं होती? तो याद रख लें, एक तो ब्लड सेल्स हैं, और इसमें स्पेसिफिकली कौन से सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल सम टाइम क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वाइट इन्फेक्शन वगैरह के दौरान, बट जनरली ब्लड सेल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड इन द नेफ्रॉन। दूसरी चीज़ जो इधर नेफ्रॉन में फ़िल्टर नहीं होती, उसमें शामिल हैं लार्ज प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी फ़िल्टर नहीं होती। तो जो चीज़ें फ़िल्टर नहीं, जो हो सकती हैं फ़िल्टर, वो कौन सी चीज़ें हैं? उसमें 4 मेन कैटेगरीज़ की चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, यहाँ पर वाटर फ़िल्टर होगा। नंबर 2, यहाँ पर सॉल्ट्स फ़िल्टर होंगे। सॉल्ट्स कह दें, आइंस कह दें, मिनरल्स कह दें, एक ही बात है। इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फ़िल्टर होंगे, और जो कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सारे ही हो सकते हैं, मगर जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन बॉडी में होता है वो यूरिया है। और चौथे नंबर पर इसमें आते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो ग़िज़ाई अज्जा जो हमारे ब्लड में शामिल हैं। इसमें आप मेनली एग्ज़ाम्पल ले लें ग्लूकोज़ की, मगर और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे अमाइनो एसिड हैं, वाइटामिन्स हैं, ग्लूकोज, ये सब शामिल हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की या बोमेन्स फिल्ट्रेट की क्या कॉम्पोजिशन है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बोमेन्स फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस चीज़ का बना हुआ है, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, number of salts, ions, minerals which include specifically sodium, chloride, potassium, कैल्शियम एट्सेट्रा। नाइट्रोजनस वेस्ट में मेनली इसमें यूरिया शामिल है, बाकी भी इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। न्यूट्रिएंट्स में इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, वाइटामिन्स, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो पहला प्रोसेस फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन का है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ़िल्ट्रेशन में मटेरियल्स किधर मूव करते हैं, तो हम कहेंगे कि फ़िल्ट्रेशन में मटेरियल्स मूव करते हैं फ्रॉम ब्लड टू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन।
फ्रॉम द ब्लड टू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या सारा ही ब्लड मूव करता है ल्यूमेन से नेफ्रॉन की तरफ, सारा ब्लड नहीं मूव करता। हमने देखा कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स ये मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सिलेक्टिव है, तो बिल्कुल ये प्रोसेस सिलेक्टिव है, क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स मूव नहीं किए, प्रोटीन्स मूव नहीं की, बाकी चीज़ें इसमें मूव की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन ऑफ द किडनी के या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का पहला स्टेप था, जिसे हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। अब हम मूव करते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ, जिसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप जो यूरिन फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन के हवाले से है वो है रीएब्जॉर्प्शन का। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल टिब्यूल और फिर लास्ट में इसमें कलेक्टिंग डक्ट शामिल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मटेरियल इस बोमेन कैप्सूल में आ गया उसको हमने कहा ग्लोमेरुलर या बोमेन फिल्ट्रेट है। ग्लोमेरुलर या बोमेन फिल्ट्रेट से ज़रूरी चीज़ों का वापस ब्लड में चले जाना, जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादातर यूज़फुल चीज़ें कहाँ रीअब्जॉर्ब होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम, पानी और ग्लूकोज वो रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में चला जाता है। देखें इसका नाम रीअब्जॉर्प्शन क्यों रखा है। यहाँ पर हमने कहा था मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर वो ये मटेरियल फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में चले जाएंगे। फिल्ट्रेट में जो चीज़ें मौजूद हैं यहाँ से निकलकर वापस ब्लड में चली जाएंगी। बट रिमेंबर, सिर्फ यूज़फुल चीज़ें वापस जाएंगी, वेस्ट चीज़ें वापस नहीं जाएंगी, जैसे यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम, वाटर और ग्लूकोज तो 100% किधर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ आएगा तो इस फिल्ट्रेट के अंदर मोस्टली क्या बचेगा, नाइट्रोजिनस बेस। जब ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा डिसेंडिंग लिम्ब से तो यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जब ये फिल्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब में तो यहाँ पर सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होगी। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में भी जो पानी बच गया इसकी कलेक्टिंग डक्ट में भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन। तो ये नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखते हैं कि जो इसेंशियल मटीरियल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से हमारे दो पार्ट्स पूरे हो गए, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन।